एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास हो चुका है लाइव, तो आ जाओ भाई, जल्दी से सेशन को करिए ज्वाइन। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे वन डे वन टॉपिक सीरीज में आपके क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है वो है वर्क एनर्जी पार्ट। इस चैप्टर को थ्योरेटिकली हमने कंप्लीट किया। अब इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, जिससे कि आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाए, ये भी क्लियर हो जाए कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इसी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए हमने एक्सरसाइज का पार्ट 1 आपको लास्ट क्लास में करा दिया है। पार्ट 1 में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए, उनके लॉजिक सीखे और वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हुए होंगे अगर आपने उसको अच्छे से सॉल्व किया है तो। बाकी इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल गया होगा। अब आज की क्लास में इसका कराएंगे हम पार्ट 2, यानी कि बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन आज होने वाले हैं सॉल्व। तो फटाफट आ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप खुद से। भाई खुद से सॉल्व करेगा तभी तो फील आएगा ना कि हाँ सर, हमने ये चैप्टर पढ़ा है, हम इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हमें ये चैप्टर अच्छे से आने वाला है। ठीक है भाई, चलिए। चैप्टर की तैयारी सबसे अच्छा है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। और लाइव क्लासेस में आपको प्रैक्टिस करने को मिल रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। भाई आपकी लाइव क्लासेस आपको पता है डेली होती हैं शाम को 6 बजे से 6 से 6:45, 7 से 7:45 आपके 2 सेशन होते हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपको केमिस्ट्री और मैथ का पेयर मिलता है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को बायो और फिजिक्स का पेयर मिलता है। फिजिक्स की क्लासेस 7 बजे से आपको हर अल्टरनेट डेज पर मिल जाती है। तो बेटा इन क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चारों ही सब्जेक्ट की क्लासेस रेगुलर मिल रही हैं। साथ में सिर्फ क्लासेस तक ही लिमिटेड नहीं है, आपको टेलीग्राम पर पूरा फुल सपोर्ट भी प्रोवाइड हो रहा है, चाहे वो वेदा एकेडमी के ऐप के थ्रू हो या टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम पर आपको क्लासेस का लिंक क्लास के पहले शेयर कर दिया जाता है। उसके अलावा आपको इन क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपको असाइनमेंट, क्विजेस, ये सब चीजें मिलती हैं। और सबसे बढ़िया चीज कि आप अपने सब्जेक्ट टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सब्जेक्टिव डाउट्स डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट टेलीग्राम पर हैं, तो जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के साथ साथ वेदा एकेडमी का ऐप अगर आपके पास नहीं है तो उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ऐप आपको देती है वन ऐप ऑल सॉल्यूशन। वहां पर आपको क्लास 6 टू 12 कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल मिल जाएगा। उन क्लासेस के टॉपिक वाइज क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ, जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद करता है। तो इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए भाई, आज के सेशन की करते हैं शुरुआत। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज फिर से, और पहला क्वेश्चन आज के सेशन का क्या कह रहा है, आ जाओ सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो भाई, पहला क्वेश्चन आ गया। अब इसको पढ़िए, असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहले पढ़ेंगे असर्शन को, रीजन को, और फिर देखेंगे चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू बैठ रहा है। ठीक है भाई, चलो। असर्शन क्या कह रहा है, कह रहे व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है तो नो वर्क इज डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी तरीके का वर्क नहीं करता। बात सही है, क्योंकि वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, इसलिए वर्क डन जीरो है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सेकंड आइए। रीजन दिया जा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज यूज्ड टू मूविंग द बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। बात सही है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ देने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, बट हेंस नो वर्क इज डन, और इसका रिजल्ट है कि वर्क डन जीरो है। क्या सच में ऐसा है? नहीं, ये थोड़ा सा गलत हुआ। बेटा वर्क डन आपका जीरो इस वजह से होता है क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से वर्क डन जीरो होता है, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई इसमें रोल है। दैट मींस रीजन आपका गलत। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हुआ? बेटा स्टेटमेंट आपका ट्रू हुआ, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात क्लियर सभी को? एकदम आसान हलवा सवाल। चलिए नेक्स्ट आइए बेटा। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास असर्शन रीजन क्या कह रहा है, कह रहा है मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली बट दे आर कंजर्व्ड एज अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड मास एनर्जी। मास एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर के फॉर्म में दिया था, और कहा था कि मास और एनर्जी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं आराम से। तो रीजन क्या है? मास एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल इन अकॉर्डेंस विद एल्बर्ट आइंस्टीन रिलेशन इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो असर्शन भी सही है,
रीजन भी सही है और ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। किसने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया, जल्दी से बताओ भाई। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बेटा केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन। केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चंस में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे इंग्लिश में होता था। ये आपका पैराग्राफ है, लेकिन इंग्लिश में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। इंग्लिश में क्या होता है, आपको यहीं से आंसर ढूंढने पड़ते हैं, इसमें यहीं से आंसर मिलेगा, बट इसके लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट यहां से यूज करिए, बट न्यूमेरिकल आपको दिमाग से सॉल्व करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले केस पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। केस क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट, वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे क्या कहती है? कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। बिल्कुल सही, कि जो वर्क डन होता है वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलता है। नाउ in deriving the theorem, it is assumed that the force is effective only in the changing kinetic energy. When the force and displacement are in same direction, kinetic energy increases and work done is positive. Force भी इधर, displacement भी इधर, W positive, kinetic energy का change भी positive. That means increase हो रही है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगा, वर्क डन नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो हो जाएगा और वर्क डन आपको मिलेगा जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ना कोई खास चेंज नहीं है। ओके, नाउ अब सुनो, पहला क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास आपको क्या दिया गया है बेटा? 10 kg। इनिशियली रेस्ट पर है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। ठीक है, नाउ एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब वो वेलोसिटी एक्वायर करती है 10 मीटर पर सेकंड की। सो आपको बताना है कि वर्क डन वहां पर कितना होगा, W। तो बच्चे अब देखो, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको पता है अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए। यानी बच्चे आपको गिवन वैल्यूज दे दी गई हैं, बिल्कुल सही। अब आपको आंसर निकालना है W का। आपको फॉर्मूला पता है, W इक्वल्स टू होता है F इंटू डी। ठीक है, F इंटू डी। नाउ F आपको पता है? नहीं, आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है? ME इंटू डी। ये सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। M पता है, A पता है क्या? नहीं। D पता है क्या? नहीं। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर MAD? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों ऐसा लिखा, उसका लॉजिक अभी आपको समझ में आएगा। ए और डी आपको नहीं पता है, हमें पता है यू और वी। तो क्या मैं मोशन का इक्वेशन लगा सकता हूं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सर टी अगर लगाओगे तो फंस जाओगे, क्योंकि टाइम हमें नहीं पता, तो मैं ये वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकता। तो मैं कौन सी यूज कर सकता हूँ? सेकंड, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं, क्योंकि वहां पर भी टाइम आता है। तो बेटा मुझे एक ऐसा मोशन इक्वेशन दो जो कि बिना टाइम के है, प्लस 2a s। अभी क्लियर है? तो बेटा u आपका जीरो है, v आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस 2a। d मान लें इसको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, हमने यहाँ पे d माना हुआ है। ओके, तो यहां से बेटा आपके पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 2a d। तो यहां से a इंटू डी कितना आ गया बेटा? 50। a इंटू डी कितना मिला? 50। तो क्या मैं a इंटू डी की वैल्यू 50 लिख सकता हूँ, m की वैल्यू 10 लिख सकता हूँ? तो बेटा मेरे पास वर्क डन आपको मिल जाएगा, MAD इज इक्वल्स टू 10 इंटू 50। आंसर आपके पास है 500 जूल। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 500 जूल आपका करेक्ट आंसर है, जो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट, समस्या, परेशानी तो बताइए बेटा। एकदम आसान हलवा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। सेम यही स्टेटमेंट है, कहानी यही है। अब क्वेश्चन आपका चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय अ फोर्स ऑफ ऑन 50 kg बॉडी इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। कोई बात नहीं, हमें गिवन वैल्यूज नोट करनी है। मास कितना है बेटा? 50 kg। ऑब्जेक्ट कहां से चल रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। दैट मीन्स u आपका जीरो है, v आपके पास है बचा 20 मीटर पर सेकेंड,
और टी इस बार आपको दिया गया है 10 सेकेंड। ठीक है, इसको 10 कर लेंगे 20 की जगह, सॉरी 10। ठीक है, आपको निकालना क्या बेटा, आपको फिर से यहाँ पर कैलकुलेट करना है डब्ल्यू। सुनो, अब आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी। क्या आपको फोर्स पता है? नहीं। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है? नहीं। दोनों चीजें नहीं पता। डब्ल्यू की एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए इंटू डी। ये जो मैं कर सकता हूँ। एम पता है मुझे, हाँ। ए और डी नहीं पता है, फिर से मैं लॉजिक लगाऊंगा। कैसे लॉजिक लगाऊंगा बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम के साथ ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लॉजिक लगाते हैं कि सर ए, हमें तो डब्ल्यू निकालना है ना, ए इंटू डी कैसे आ जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस। फिर से वही लॉजिक लगा दूं, तो बेटा यहां से आपको मिलेगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए डी। मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, वी कितना बेटा 20, तो 20 का स्क्वायर 0 प्लस 2 ए डी। ठीक है, तो यहां से बेटा आपके पास ए डी कितना आ गया, 400/2, या आपके पास आ गया 200। क्लियर है? एम आपके पास कितना बेटा, 50। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 इंटू 200, ये आपके पास आंसर है 10,000। दैट मीन्स 10⁴ जूल। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसको कई तरीके से किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि जो अप्रोच पीछे थी वहां यहाँ लगाए। आप में से कई बच्चों के दिमाग में जाएगा, सर इस बार टाइम दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं। कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से, तो यहां से मैं a निकाल लूंगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूंगा, ये a की वैल्यू यहां पर रखकर। ठीक है, तो ऐसे आपको 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो मैं क्यों टाइम की वैल्यू रखूं जब मेरा काम इससे चल रहा है, इस वजह से मैंने यही लॉजिक लगा दिया जो पिछले क्वेश्चन में था। अगर आपका दिमाग ऐसे नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, आप टाइम के साथ निकाल लो अलग अलग, आंसर सेम आएगा। आंसर में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा बच्चा, ये बात दिमाग में रखेंगे। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं, तो चलते हैं आगे। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, अ गन ऑफ मास कैपिटल एम फायर्स अ बुलेट ऑफ मास स्मॉल एम with maximum speed v, so the kinetic energy of the gun will be। बहुत आसान है, kinetic एनर्जी गन की क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है बुलेट के कंपैरिजन में कम होगी। आप ऑप्शन नंबर डी ऐसे लगा देंगे देखकर, लेकिन लॉजिक के साथ चलिए, थोड़ा सा कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन आपको खत्म करना है। बच्चे सुनो, यहाँ पर कंजर्वेशन क्या लगेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या, नहीं, गोली चली आगे गई पीछे गई, गन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। तो भाई मोमेंटम of gun is equals to momentum of bullet। ठीक है, तो गन का मोमेंटम क्या होगा, m, और इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v डैश। ठीक है, mv डैश इज इक्वल्स टू mv। बात क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ओके, अब बेटा यहां पर आते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात मोमेंटम के फॉर्म में। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन क्या होगी बेटा, p²/2m। तो गन का मोमेंटम बाय 2m, कैपिटल एम। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगी, बुलेट का मोमेंटम बाय 2m स्मॉल एम। ठीक है, ओके, ये दोनों मोमेंटम आपस में सेम है बेटा, ये दोनों मोमेंटम क्या है, आपस में सेम है। अरे हाँ ना बोलो, तो क्या मैं यहाँ पे इसका मोमेंटम रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, पीजी स्क्वायर की जगह पीबी स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट बाय 2m। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ तक क्लियर सभी को, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो m काइनेटिक एनर्जी b बाई m। क्या कैपिटल M से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, यस सर।
अरे हाँ ना बोलो भाई। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन इज लेस देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। हाँ ना बोलेंगे भाई? साफ साफ दिख रहा है सभी को? बस यही आपका आंसर है। ओके, ये आपका सीधा सा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बताइए भाई। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा मास जो है वो डिवाइड में जा रहा है, और डिवाइड में जा रहा है, दैट मीन्स गन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी इसके कंपैरिजन में। लेस देन, आंसर आपके सामने। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत समस्या नहीं? आंसर डी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलो भाई सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन? कह रहे हैं कि सर एक अनलोडेड कार है, मूव करती है वेलोसिटी v से फ्रिक्शनलेस रोड पर। उसको स्टॉप किया जाता है s डिस्टेंस पर ब्रेक लगाकर। ठीक है, इफ द पैसेंजर्स आर एडेड 40% ऑफ इट्स वेट एंड ब्रेकिंग फोर्स रिमेन्स द सेम, देन द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। अब आपसे क्या पूछा गया है? खाली कार है, उस खाली कार को जब हम v वेलोसिटी से चलाते हैं फ्रिक्शनलेस रोड पर, तो उस पे ब्रेक लगाने पर वो s डिस्टेंस पर जाकर रुकती है। ये है, अगर उसमें पैसेंजर्स बैठा दिए जाए और 40% उसका वेट बढ़ जाए, कितना बढ़ जाए बेटा? 40%। तो उस केस में ब्रेकिंग फोर्स उतना ही लगे, ब्रेकिंग फोर्स उतना ही लगे, तो बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछा है। चलिए भाई बताइए। हाँ भाई, क्या हो जाएगा? देखो, कोई बात नहीं, यहाँ पे कार स्टार्ट करती है v वेलोसिटी से चलती है, तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। रेस्ट से कार स्टार्ट करी, आगे चली हाफ एम वी स्क्वायर से। ठीक है भाई, यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा? फर्स्ट केस, फर्स्ट केस जब अनलोडेड कार है। ठीक है, अनलोडेड कार के केस में आपका जो वर्क डन है वो तो वही होगा, डेल्टा के ई, डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ई। ठीक है, फोर्स आप क्या लगा रहे हैं? एफ। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एस, फर्स्ट केस में आपने क्या माना है? डिस्प्लेसमेंट एस माना है बेटा। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। खाली कार का मास हमने मान लिया एम। ठीक है, और वी वेलोसिटी से चल रही है, ये आपको दिया हुआ है। ओके, क्लियर है? तो यहां से आप डिस्प्लेसमेंट को देखो बेटा, तो यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? एम वी स्क्वायर बाई 2f। ये आपका ऐसा आ गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस में क्या आपके पास? लोडेड कार, उसमें लोड लगा दिया कि 40% उसका वेट बढ़ गया, यानी कि मास बढ़ गया यार। मास अब कितना हो गया? पहले m था, अब 1.4 m हो गया है। अरे हाँ ना बोलो भाई, 1.4 m हो गया है। तो इस केस में भी आपका जो वर्कडन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, यहां पर भी आपके पास F इंटू एस डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ 1.4 m इंटू वी स्क्वायर। वी तो वही है, ब्रेकिंग फोर्स वही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एस डैश आपके पास कितना आ गया बेटा? 1.4 mv स्क्वायर अपॉन 2f। ठीक है, अगर आप यहाँ पर mv स्क्वायर बाई 2f को देखें तो इसकी जगह s लिख सकते हैं, तो s डैश इज इक्वल टू 1.4 ऑफ s। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। खत्म हो। बोलो भाई, क्लियर? सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको खाली वैल्यू रखनी है, आंसर कर ले जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। बोलो बच्चों, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, एकदम बढ़िया। किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो बताइए। नहीं ना? आसान है, हलवा सवाल। चलिए नेक्स्ट आइए बेटा। अगला क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का, आपको देते हैं होमवर्क। एक क्वेश्चन तो आप भी ट्राई करो ना, सारे हम ही बता देंगे? हाँ भाई, सारे सॉल्यूशन अगर हम ही बता देंगे तो आपको होमवर्क नहीं देंगे, होमवर्क नहीं देंगे तो आप घर पे कुछ पढ़ोगे नहीं, नहीं पढ़ोगे तो बड़ी समस्या है। घर पे तो पढ़ना चाहिए भाई। तो उसके लिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। तो वहां से डाउनलोड करके आप इसको सॉल्व करिएगा। ना हो तो बता देना, मैं बता दूंगा सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि a spring which is initially in unstretched condition, एक स्प्रिंग है जो नॉर्मल रखी हुई चुपचाप, कोई स्ट्रेच उसमें नहीं है किया गया है, is first stretched by a length x and again by a further length x। देखो भाई, एक स्प्रिंग है, ठीक है, मान लो अभी ये अनस्ट्रेच है, ठीक है, यहां तक, यहां पर अनस्ट्रेच है, नॉर्मल स्प्रिंग रखी हुई थी, मैंने पहले इसको क्या किया, एक्स डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया और फिर से वापस एक्स डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर दिया, मैंने इसको खींच दिया, ठीक है। द वर्क डन इन द फर्स्ट केस इज W1, ओके, फर्स्ट केस में वर्क डन W1 है, इज 1/3 ऑफ द वर्क डन इन सेकंड केस W2, यहां पर W2 है, ठीक है भाई, और W1 जो है वो W2 का 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। सो ट्रू और फॉल्स, ये आपको प्रूव करके लाना है कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, बस इतना सा क्वेश्चन है बेटा। क्या क्वेश्चन है? ये रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करना है, बस बताओ भाई। हाँ भाई, बहुत आसान है सर, स्प्रिंग का केस है, हाँ सर। बेटी एक बात बताओ, नॉर्मल रखा है क्योंकि वर्क हो रहा है? नो सर। जैसे मैं स्ट्रेच करूंगा, हाँ सर, तो वर्क डन किस में बदलेगा? स्ट्रेच करने पर वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे, पहला पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, फिर फाइनल, और बस दोनों का डिफरेंस वर्क डन के बराबर रख दीजिए, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा? W1 वर्क डन, ठीक है। तो W बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो बस आपको वैल्यू रख देनी, आंसर बताना है, बताइए जल्दी से, जल्दी से आंसर बता दो। हम्म, पहले केस में वो पहले तो रेस्ट पर है, ठीक है। W1 वर्कडन जो आप किया करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो हाफ के x1, आप पहले x से लेकर गए ना बेटा, ये x, ये भी x, ठीक है। तो पहले जो आप x से लेकर गए हैं तो वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन जो आप W2 करेंगे बेटा, वो क्या होगा? वो होगा डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ के 2x² माइनस हाफ के x², ठीक है। कॉमन क्या है? हाफ के 2x² यानी कि 4x² माइनस x², कितना बटा बेटा? 3x², 3/2 kx², ठीक है। तो यहां से आपके पास W2 क्या आ गया? 1/2 kx² की जगह मैं लिख सकता हूँ W1, तो 3 टाइम्स ऑफ W1, तो W1 कितना आ गया बेटा? W2/3। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यही तो मुझे लाना था। हाँ भाई, यही तो मुझे लाना था, मैं ले आया, दैट मीन्स ट्रू स्टेटमेंट है, बस ये आपका आंसर है। बोलो क्लियर? हाँ या ना, जल्दी से बताएं। एकदम आसान, हलवा सवाल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहे एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 8 तक, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स गिवन बाय f इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो W बराबर क्या होता है? F.dx, 0 से 8 तक लेकर जा रहे हैं, लिमिट लगा दीजिए, आंसर घर ले जाएगी। हाँ भाई, अरे सर समझ नहीं आया? क्यों नहीं आया? x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 8 तक आपको जाना है, फोर्स फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, 3x² माइनस 4x+5, ठीक है भाई। तो आपको निकालना है W, नेट वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन
फ्रॉम 0 to 8, है ना। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या है? 0 to 8। तो एफ डॉट डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, बस वैल्यू रखिए 3x² 4x 5 dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x³ 4x² 2 5x 0 to 8। ठीक है, काटो पीटो भैया, ये कट जाएगा तो W बराबर x³ माइनस 2x² 5x 0 to 8। लोअर लिमिट लगाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ 0 हो जाएगा। अपर लिमिट लगाएंगे तो बेटा क्यूब कर दो। तो यहाँ पर आपके पास मिला 8 का क्यूब 2, 8 का स्क्वायर प्लस 5 × 8। मैथ है, फिजिक्स खत्म। 8 का क्यूब कितना होता है? 64 × 8 करेंगे 512। 512, ठीक है। ये आपके पास आ गया 512 माइनस 64 का दुगना 128 प्लस 40। 512 और 40 हो गए 552, 552। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 552 और इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 128। ये 4 4 में 2 गए 2 और यहाँ पे 5 में 1 गया 4। 4 to 4, 4 to 4, ये आपके पास आ गया जूल वर्क डन। ठीक है भाई, 424 जूल आपका वर्क डन है। सीधा सा आपका सॉल्यूशन है, इसमें ज्यादा मेहनत थी नहीं। प्योर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि भैया एफ आपको फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, लिमिट 0 to 8 लगा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बहुत आसान हलवा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, ग्राफ आ गया भाई, स्लोप। चलो आओ गिराते हैं स्लोप, क्या दिक्कत है। बहुत हलवा सवाल होगा ये, बट थोड़ा सा मेहनत करेंगे। रेड कलर चूज कर ले क्या? आ जाओ सुनो। करेक्ट पार्टिकल है जिसका मास 70 ग्राम है, मूव करता है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से, एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल ऑफ फोर्स शोन इन द फिगर। व्हाट विल बी इट्स स्पीड वंस द फोर्स स्टॉप। फोर्स जब स्टॉप हो जाता है तो आपको बताना है कि इसकी स्पीड क्या है। बहुत आसान हलवा सवाल। 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। आप यहाँ पर गए, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, यहाँ पर फोर्स आपका कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हो गई और फिर यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इसका एरिया निकाल देना है। क्या निकाल देना है भाई? एरिया निकाल दो, खेल खत्म, बात हो गई कहानी। ठीक है, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करो, थोड़ी मेहनत आप भी करो भाई। चलो, एरिया अंडर द ग्राफ ये रहा, F × D, वर्क डन, खेला हो गया। चलो भाई जल्दी से करो सॉल्व। बताइए। क्या होगा लॉजिक, क्या लगाएंगे इसमें दिमाग? तो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है। एरिया अंडर द कर्व अगर आपको निकालना है बेटा, तो आपको पता है कि इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। ठीक है भाई, 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल OAE, दूसरा BDM, ठीक है ऐसे मान लो, और ABED, ये आपके पास रेक्टेंगल है। तो तीनों का आप एरिया अलग अलग निकालिए और तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। F × T यानी कि आपके पास आ जाएगा इम्पल्स। F × T क्या होता है? छोटे छोटे टाइम पे लगने वाला फोर्स, इम्पल्स को शो करता है बेटा। तो बस यही कहानी है यहाँ पर। तो इम्पल्स आप यहाँ पर निकाल पा रहे होंगे इसके वेरिएबल के थ्रू। तो भाई टोटल एरिया इज इक्वल्स टू इम्पल्स। बात क्लियर है? ठीक है भाई, तो यहां से
इम्पल्स इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ओ ई इंटू ओ ए, ठीक है। यह हाइट अगर यहां तक ले लो तो सेम ही है, ठीक है। ई ए या ओ ए जो आप कहना चाहो ले सकते हो, ठीक है। ओ ए ऐसा तिरछा वाला हो जाएगा, उसको मत लो। बेस इंटू हाइट होता है ना, तो आप यहां से इसको अगर के मान लो, ठीक है, तो ओके ले लो, ठीक है बेटा। ओके प्लस फिर से आपके पास आ जाएगा एरिया किसका, ए बी ई डी रेक्टेंगल का, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी इंटू ए ई, ठीक है, प्लस 1/2 बेस कितना डी एम इंटू हाइट कितनी बी डी। ओके, ये आपके पास तीन आ गए, तो इन तीनों को वैल्यू रखिए और यहाँ से एरिया सारे निकाल दीजिए, ऐड कर दीजिए। चलो भाई करो, इतना सा काम तो कर ही लोगे, किसमें भी दिक्कत है। ये 4 है, ये यहाँ पर तक 8 है, और ये 10⁻² के फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए भाई सॉल्व करेंगे। क्या आएगा आंसर, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। यार इसको सिर्फ आपको एरिया ही एरिया निकालना है और क्या ही करना है, हलवा सवाल है। तो 1/2 ओ ई कितना बेटा, अगर आप ध्यान से देखें 4 इंटू 10⁻³ ओ के कितना बेटा 10, ये आपको मिल गया, ठीक है 10, यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल गई। नाउ नेक्स्ट प्लस ए बी कितना है बेटा, ये आपके पास 8 है, ये आपके पास 4 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो दोनों का क्या निकालेंगे बेटा, डिफरेंस निकालेंगे। तो ए बी कितना है, ए बी आपके पास आएगा 4 10⁻³ और ए ई तो आपके पास 10 है ही, ठीक है, प्लस 1/2 डीएम। अब आप डीएम को जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे ये सी की जगह लिखा हुआ है, गलत है, इसको यही होना चाहिए 10⁻², ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये पूरा पूरा आपके पास कितना है बेटा 10⁻³ अगर इसको ले लें तो इसको पॉइंट के फॉर्म में लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें तो ये आपको टोटल में मिल जाएगा। टोटल आपके पास 10⁻² है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.8 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 0.8 वाला टर्म हटा दूं टोटल में, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 - 8 10⁻² इंटू 10, ठीक है। ये टर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है, और 8 नहीं सॉरी 0.8, 1 - 0.8 क्योंकि बेटा पावर अलग अलग है, उसका -2 है और इसका -3 है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, क्लियर। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 2 10⁻³ प्लस, अच्छा 10 10 ये भी तो है 2 इंटू 10⁻², ठीक है, -2 प्लस 4 इंटू 10⁻² प्लस यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 1 - 0.8 0.2 0.2, 2 से 2 कैंसिल, पॉइंट हटाए 0 नीचे, तो वो कैंसिल हो गया, सिर्फ 10⁻², ठीक है। यहाँ से 10⁻² आपका कॉमन हो गया, 4 to 6 7 इंटू 10⁻², ये आपका आ गया, ठीक है बेटा। 7 इंटू 10⁻², ये आपका इम्पल्स आपको मिल चुका है। अब आपसे पूछा क्या है, स्पीड वंस द फोर्स स्टॉप, जैसे ही फोर्स स्टॉप होता है तो अब आपको स्पीड यहाँ पर बतानी है, ठीक है बेटा। तो बस अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, लॉजिक लगाइए, आंसर करने चाहिए। ओके, बताओ भाई, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू इम्पल्स, इस फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं, है ना। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि मोमेंटम और इम्पल्स भी आपस में रिलेट करते हैं। तो बस वैल्यू रख दो, आंसर निकाल दो, इतना काम कर लोगे। इम्पल्स आ गया है, ये आपको मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो इतना काम आप करेंगे और यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे। इम्पल्स मैंने आपको दे दिया बेटा, ये काम आपका कर दिया अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
काइनेटिक एनर्जी एक कार की 7000 जूल है जब वो ट्रैवल करती है हॉरिजॉन्टल रोड पर। तो हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इन 20 सेकेंड। अगर आपको एक कार 20 सेकंड में रोकनी है तो आपको यहां पर कितना वर्क रिक्वायरमेंट होगा, ये आपसे पूछा गया। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, आंसर कर ले जाओ। ठीक है भाई, हाँ भाई, कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा? तो सर देखो, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार, W इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। ठीक है, तो फाइनली तो कार रुक गई ना, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इनिशियली कार की काइनेटिक एनर्जी आपको 7000 जूल दे रखी है, फाइनल तो वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको जीरो मिलेगी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको 7000 जूल दे रखा है, तो वर्क डन आपको करना पड़ेगा नेगेटिव, ये आपका वर्क डन। लेकिन 20 सेकंड में तो आपके पार पूछ रहा है, कितनी पार अप्लाई होगी ये पूछ रहा है। तो P इज इक्वल्स टू W बाय T, तो बेटा माइनस 7000 डिवाइडेड बाय 20। तो आप यहाँ पे माइनस साइन हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 700 का आधा 350 वॉट। इतनी पावर रिक्वायरमेंट होगी तब जाकर आप गाड़ी को रोक पा रहे हो। ठीक है बेटा, क्लियर है? सिंपल सा सॉल्यूशन। एनर्जी वर्क डन यही है, इतनी ही आपको चाहिए। कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा? 7000 जूल अपोजिट डायरेक्शन। टाइम अगर दे रखा है तो भैया पावर पूछिए आपसे कितनी कंज्यूम होगी, 350 वॉट। क्लियर है? चल अगला क्वेश्चन, 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट कौन करेगा? आप कह रहे हो आप, तो कर लेना भैया, कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन डिस्कस करेगा? आप सॉल्व करेंगे बढ़िया से, और सॉल्व करके आंसर कहाँ शेयर करेंगे? या तो टेलीग्राम पर या तो यहीं पर आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी वेदा एकेडमी का ऐप अगर आपके पास नहीं है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वेदा एकेडमी। यहाँ पर ऐप में आपको मिल जाती हैं लाइव क्लासेस, साथ में एक्सपीरियंस फैकल्टीज के थ्रू आपको सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में 6 to 12 कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्डेड मिल रहा है, टॉपिक वाइज क्लास के फॉर्म में। उन सभी क्लास के आपको नोट्स मिल जाते हैं एनोटेटेड फॉर्म में। टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाती है। 24/7 डाउट सपोर्ट, आप हमसे कनेक्ट होकर अपने सब्जेक्टिव डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम सपोर्ट, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लेना। बूस्टर सेशन, लर्निंग रिपोर्ट, सब कुछ आपको मिलता है जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करता है। रेगुलर क्लासेस टाइमिंग ये है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहां पर क्लास का लिंक टाइम टू टाइम शेयर होता रहता है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो, सारे टॉपिक सिखाऊंगा, बस फोकस के साथ क्लासेस रेगुलर ज्वाइन करना और बढ़िया से तैयारी करते रहना। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट समस्या हो तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।